हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहा होगा। तो आई होप आप सभी को लास्ट क्लासेस समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसमें भी जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी आप प्रिपरेशन में किसी चीज़ का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो 8 पावरफुल वर्ड्स है उससे हमेशा स्टार्ट करना और उसको भी हमेशा दिमाग में रखना, ताकि जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स हो, कोई भी बुरा फेज आप फेस कर रहे हो, तो ये जो 8 पावरफुल वर्ड्स है उसको अगर आप दिमाग में रखते हो, याद रखते हो, तो वो फेज इजी हो सकता है आपके लिए पार करना। ठीक है, फर्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रांग। हर वक्त आपको स्ट्रांग रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, गिव अप करना ऑप्शंस आप हटा दो, कभी गिव अप मत करना। ठीक है, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टे हम्बल, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग। एट द एंड हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये जो मुस्कुराते हैं, आप कितने भी पैसा कमा लो, ठीक है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड प्रेम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको दिख रहा होगा बहुत, मतलब अगर किसी को नहीं आ रहा है, जो लास्ट क्लासेस या फिर पॉलिटी सीरीज नहीं देखा, तो प्लीज जाके पॉलिटी सीरीज देखे, रीड करे, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो किसने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बताया था? ऑप्शन सी, एन के पालखी वाला। ठीक है, इसने बताया था जो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल। कौन से फॉर्म ऑफ जस्टिस, अगर आप प्रियम्बल, मैंने पहले बताया था, जो प्रियम्बल है उसको हमेशा याद करो और मतलब दिमाग में हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड है और कौन से वर्ड नहीं है। तो जस्टिस में कौन से वर्ड नहीं है? सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है। कौन सी जस्टिस नहीं है? रिलीजियस जस्टिस नहीं है। ठीक है, याद रखना। Which of the following forms of liberty is not mentioned in the preamble? कौन से फॉर्म ऑफ लिबर्टी मेंशन नहीं है प्रेम्बल में? जल्दी से बताइएगा, कौन से फॉर्म ऑफ लिबर्टी नहीं है, मेंशन नहीं है प्रेम्बल में? क्या क्या दिया हुआ है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। कौन से नहीं है? थॉट तो है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ठीक है, एन नहीं हो सकता। लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन सी और डी में से हो सकता है। कौन से हो सकता है? लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सिक्किम तो इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुका था। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? और ये भी बताना कि कौन से साल में, कौन से साल में सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बना। जैसे 7 स्टेट था ना पहले, फिर सिक्किम ऐड होके फिर 8 स्टेट बन गया नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये सिक्किम जो है हम लोगों का स्टेट बना, इंडियन यूनियन का पार्ट बना? तो वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। और ये भी बताना कि, मैं ही बता देता हूँ कि सिक्किम जो है ना 2002 में, 2002 में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बना। ठीक है, ये याद रखना। तो कभी भी पूछ सकता है कि सिक्किम कौन से साल में नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल का मेंबर बना, तो वो आप कह सकते हो 2002 में। इन व्हिच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था ना, तो अब कॉलोनी था, और उसमें भी दो था, एक था ब्रिटिश कॉलोनी और एक था जो प्रिंसली स्टेट। तो उसमें भी बहुत सारे धीरे 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 करके स्टेट जो है, हम एक काम करते हैं, एक क्लास ये ले लेते हैं जो शेड्यूल है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्स है और स्टेट। ठीक है, कब कौन से स्टेट कौन से साल में स्टेट बना इंडिया का,
पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना तो उसका भी हम करते हैं, ठीक है। दोनों जो टॉपिक है वो एक क्लास में कर देंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। अभी बताइएगा मणिपुर एंड त्रिपुरा कब मतलब फुल फ्लेज स्टेट बना इंडिया का, कौन से साल में? इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, 1972 में बना, दोनों एक ही साथ 1972 को बना, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फॉर्म्ड, कौन से मतलब ईयर में, जो देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ एक तो मतलब स्टेट बना, सिंपल बना जो, और एक बना कि लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेट बना, कौन से ऐसे स्टेट जो है फर्स्ट इन स्टेट है जो लैंग्वेज के ऊपर बना, ठीक है। वो सॉरी कौन से साल में बना, और अभी ये मैं भी बता दूंगा कि कौन से स्टेट था, ठीक है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ये बना था 19 क्या 1953 में, और ये आंध्र प्रदेश था, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। जो हम लोगों का एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि हम लोग एक्वायर कैसे करें सिटीजनशिप इंडिया का, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे मेंशन है, सिटीजनशिप जो है एक्ट है उसमें मेंशन है, सिटीजनशिप एक्ट पे मेंशन किया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, ठीक है। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट कब पास किया गया था, 1955 में, ठीक है, 1955, ऑप्शन सी याद रखना। नेक्स्ट, इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री, ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन डी बी एंड सी। क्या होगा, क्या हो सकता है? सॉरी इसमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी को ये गलत है, क्यों? ये ऑप्शन डी में ए एंड सी होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ब्रिटेन होगा, इसका ऑप्शन बी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि यूएसए में भी डबल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कौन से आर्टिकल में इस जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है जो कुछ लोगों को मिलता है जो इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है जो हम लोगों का राइट्स वो मतलब इंडियन सिटीजनशिप पा सकता है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 8 पे, ठीक है, आर्टिकल 8 पे दिया हुआ है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कुछ मतलब टॉपिक याद नहीं है या फिर देखा देखा सा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके लास्ट जो सिटीजनशिप का वीडियोस है उसको चेकआउट कीजिए, उसको अच्छे तरीके से देखिए, और आपका जो आपके पास जो भी मटेरियल्स है उसको भी रीड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following articles helped the madrasas in India to remain out of purview of the right to education act, इसका ये जो क्वेश्चन है ये आप देख के लग रहे हो कि अरे माद्रासा के बारे में तो कहीं मेंशन ही नहीं है मेंशन है, जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, माइनॉरिटीज है उसमें मेंशन है कि माइनॉरिटीज अपना एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन सेटअप भी कर सकते हैं, उसका भी खुद का भी बना सकता है, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? वो आर्टिकल 30 में, ठीक है। याद रखना कि आपको मैं पहले बताया था कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिए और दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए उसको समझने में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमेशा क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो कि क्वेश्चंस चाह क्या रहा है, आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, तभी आपको आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। आर्टिकल 30 ऑप्शन डी अभी आ रहा है, देखो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा इजी रखा था, अभी थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है। अभी आपको पता चला है कि लेवल
किस किस तरह के लेवल मिल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो रिट ऑफ मैंडामास इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैंडामास है रिट, तो कौन से पर्पज के लिए मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। और मैंडामस का मतलब क्या है, वी कमांड, ठीक है। जो कमांड किया जाता है, किसको कमांड किया जाता है, जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल्स को कमांड दिया जाता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है, टू complying a court or judicial tribunal to exercise its jurisdictions when it has refused to exercise it, ठीक है। जब कोई मना कर देता है, जो जिसे मान लो एनफोर्समेंट हो, एनफोर्स करना हो फंडामेंटल राइट को, तो उनको करना है, तो वो हायर जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, कमांड देगा, ठीक है। नेक्स्ट 3, डायरेक्टिंग अ पब्लिक ऑफिशियल्स और अ गवर्नमेंट नॉट टू एनफोर्स अ लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो डायरेक्ट किया जाएगा कि आप उसको एनफोर्स ना करें, ठीक है। ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ठीक है, याद रखना। ये जो रीट है, रीट में से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन है, 5 रीट है, पांचों में से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो ऑप्शंस डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। Who among the following can impose reasonable restrictions on the fundamental right? कौन reasonable restrictions impose कर सकता है fundamental rights पे? और fundamental rights क्या है, enforceable है, justiciable है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? इसमें reasonable restrictions लगाया जा सकता है जब इंटरनल इमरजेंसी हो, इंटरनल वॉर हो, ठीक है, उसमें तब फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ना प्रेसिडेंट करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट करेगा, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, with reference to the केशवानंद भारती केस, the Supreme Court of India mandated that, जो केशवानंद भारती केस है, जिसे मैंने बताया था कि जो केसेस है वो आपको ध्यान से रीड करना है। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला था, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट या फिर ऑप्शन बी करेक्ट या फिर बोथ ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट, ठीक है। 1 एंड 2 करेक्ट या फिर कोई करेक्ट नहीं है। ये लेवल होता है, ठीक है। ऐसे ये तो इजी था, इसे थोड़ा टफ होता है यूपीएससी लेवल में, और ये 1-2 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोगों को उसका हैबिट भी बनाना है और समझना भी है कैसे करना है इस आंसर को। तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट अमेंडेबल एट ऑल। तो पहले फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बेसिक फीचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आप अमेंड नहीं कर सकते हो। सेकंड देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर काउंटेड इन द बेसिक फीचर्स। ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक फीचर्स का डेफिनेशन है वो नहीं बताया गया, और फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, और इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो बेसिक फीचर्स नहीं हो सकता। तो सिर्फ ओनली ए करेक्ट, ओनली ए करेक्ट, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following article is available to both foreigners and Indian citizen। देखो आर्टिकल्स में भी हम लोगों ने देखा था कि एक तो सिटीजन्स को अवेलेबल है, और एक आर्टिकल में क्या है कि बोथ सिटीजन को और फॉरेनर्स को दोनों को अवेलेबल है। तो इसमें से कौन से आर्टिकल है जो दोनों को अवेलेबल है, क्या होगा, जल्दी से बताइए। आर्टिकल 15, 16, 14 एंड 32। 32 तो कभी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में से आप बताइएगा। ऑप्शन सी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 भी नहीं है, आर्टिकल 16 भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। आप प्लीज, अगर आपको याद नहीं है प्लीज जाके चेक कीजिए, ठीक है, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों है, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज
ये कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटिश से, ठीक है, ये ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटिश ओरिजिन है इक्वलिटी बिफोर लॉ। दोनों का मतलब ही अलग है। अगर लास्ट फंडामेंटल राइट्स का क्लास किसी ने भी मतलब जो नहीं देखा वो प्लीज जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में डिफरेंस क्या है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल, मैंने बताया था इसका आंसर, आपको याद होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, ठीक है, राइट टू इंटरनेट, ये सारे आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है, ठीक है, आर्टिकल 21। बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या किया, डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से पार्ट में, राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से पार्ट में, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तभी देख समझूंगा कि आपका जो मतलब स्टडी है कैसे चल रहा है, आपका आप कितना सीरियस हो, ठीक है, स्टडी को लेके। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 44th, 25 और 86, कौन से अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बताया आर्टिकल 32 को वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत कोटेशंस है जो मतलब अलग अलग पर्सन ने बताया, तो वो कोड भी याद रखना है। जैसे पहले भी देखा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी देख रहे हो आर्टिकल 32 को वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बताया था आर्टिकल 32 को वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, which of the following writ can be issued against both public authorities as well as private authorities, बताना प्लीज। which of the following writ can be issued, कौन से writ issued किया जाता है सिर्फ both public and private individuals के against। 5 रीट है, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशंस, क्वारंटो एंड क्या, इसमें यहाँ पे 4 रीट दिया हुआ है और 5 नंबर रीट क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी जल्दी से बताओ कि जो रीट है कौन से रीट है जो बोथ पब्लिक ऑथोरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू किया जाता है, वो हेबस कॉर्पस, ठीक है, हेबस कॉर्पस। नेक्स्ट, which of the following article deals with to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country, आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कौन से स्टेट में लागू किया गया है, मतलब अभी भी है, सिर्फ एक ही स्टेट में है। और इसका जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में भी कुछ दिन का पहले मतलब इसका इशू मतलब लाया गया था और इसको स्टेट को, हर स्टेट को बताया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज करें या फिर स्टार्ट करें, ठीक है। अभी फिलहाल कौन से आर्टिकल में है मैं तो अभी इसमें पता चल जाएगा, लेकिन कौन से स्टेट में है वो आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आर्टिकल 44, टू सिक्योर ऑल फॉर ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ये आर्टिकल 44 में और ये डीपीएसपी में आता है, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 44, which of the following article included in the गांधीयन प्रिंसिपल, कौन से आर्टिकल जो है गांधीयन प्रिंसिपल में इंक्लूड है, आपको पता होना चाहिए कि गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, सोशलिस्टिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो इन तीनों में कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड है वो आपको पता होना चाहिए। तो गांधीयन इसमें कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल क्या 51 तो नहीं होगा, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। 39A ये सोशल में आता है। 44 ये भी लिबरल में आता है। क्या रह गया, आर्टिकल 40
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विथ टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, कौन से आर्टिकल में आता है? विच आर्टिकल्स डील्स विथ टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये आर्टिकल क्या कौन से आर्टिकल में आता है? 40 नहीं होगा क्योंकि हमने लास्ट इसी में देखा है, 40 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 39 में आता है, आर्टिकल 39 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following articles separate the judiciary from the executive in the public service of state, कौन सा आर्टिकल में है जो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेटिव? क्यों जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इसको इंडिपेंडेंट रखा है, इसको इंडिपेंडेंट इसलिए रखा है कि कोई बायसनेस ना दिखा जाए जब डिसीजन लो, ठीक है, कोई भी केसेस है, कोई भी इश्यूज है, उसमें बायसनेस ना दिखा जाए, इसलिए इसको जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है जो जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा है, एग्जीक्यूटिव से अलग रखा है? तो वो आर्टिकल किस में? 50 में, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पर्पस रखा है, क्या पर्पस रखा है? पर्पस क्या था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड करने का, और फंडामेंटल राइट का क्या था वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या पर्पस था? टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट्स का क्या था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का बैलेंस है, कहाँ बताया था? कौन मिनर्वा मिल केस में, ठीक है। तो ये केसेस आप प्लीज चेकआउट कीजिए, लास्ट जो डीपीएसपी का वीडियोस है उसमें ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, नॉट लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ये 1000 सीरीज का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किया था, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन करेंगे, 25-25 करके छोटी छोटी पार्ट में हम लोगों को 1000 सीरीज कंप्लीट करना है, ठीक है, 1000 एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नीचे दिया गया कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या होगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एनवायरमेंट, दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि which of the following is not a part of the directive principle of state policy? क्या होगा? यस, ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मिस्टेक किया गया है, ये इसको हटा लेना, तभी इन तीनों में से बताना, ठीक है, कौन सा होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी, ऑप्शन सी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन डी में प्रोटेक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ये भी बताया गया। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, इसको नहीं बताया गया डीपीएसपी में सिर्फ 0 to 6 ईयर्स ही बताया गया स्टेट का, ठीक है। ये फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, ये फंडामेंटल राइट्स में है इंक्लूडेड, आर्टिकल 21 है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया, ठीक है। हो गया, बस आज इतना ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहो,
और कोई डाउट हो तो क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वो भी आप उसमें भी जाके पूछ सकते हो। बाकी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में भी मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।